हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूं कि इतने दिनों से सीपीसी लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाए। दूसरी बात ये भी है कि ज़िंदगी अपने हिसाब से नहीं चलती दोस्त, समझे कि नहीं। आदमी जैसा सोचता है हमेशा वैसा ही हो। मेरे साथ सॉरी, मेरे साथ तो नहीं होता वैसा यार। पता नहीं क्या हो जाता है, जैसा सोचता हूँ वैसा कुछ होता ही नहीं है। चलिए, इस दौरान क्या किया, हम लोग इसमें सीपीसी पढ़ रहे थे। कहाँ तक पढ़ लिया था। एडजमेंट हो गया था है? नहीं, हेयरिंग ऑफ द फर्स्ट ये भी हो गया था। 18 भी हो गया था। 18 हो गया था। चलिए 19 से आते हैं एफिडेविट। इस दौरान क्या किया हम लोगों ने सीपीसी काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया। ठीक है, एक बार मैं भी देख लूँगा क्या क्या हम लोग का छूटा हुआ है अभी। ठीक है, काफ़ी दिन से लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे याद भी नहीं है। लेकिन एविडेंस मैंने डाल रखा है। ठीक है, जिसने भी अगर एविडेंस ना देखा हो प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम क्या मतलब, एक पूरी 8 घंटे की वीडियो है, पूरा एविडेंस उसमें डाल रखा है। आपको बेसिक तो बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ना देखा हो तो ज़रूर देखिए। ठीक, चलिए यहाँ पर ऑर्डर 19 क्या है भैया। ऑर्डर 19 एफिडेविट। एफिडेविट में इसमें एग्जाम में तो कुछ नहीं आता इससे, ना प्री में इम्पोर्टेंट है ना मेंस में, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे? अरे आप में ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसने एफिडेविट ना बनवाया हो। ठीक है, एफिडेविट ना बनवाया हो। एफिडेविट हर एक में दिया जाता है, सीपीसी में भी, मतलब सिविल केस में भी, क्रिमिनल केस में भी। कोई कॉन्ट्रैक्ट भी होता है तो उसमें भी एफिडेविट कोई बना लेते हैं। ठीक है, तो एफिडेविट जो होता है क्या होता है, एक शपथ पत्र होता है। शपथ पत्र को ही एफिडेविट बोलते हैं कि कोई भी चीज़ इन राइटिंग मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, या इन राइटिंग मैं अफर्म कर रहा हूँ या डिक्लेयर कर रहा हूँ, अफर्मेशन या डिक्लेरेशन। ठीक, अब जैसे कि अब इसमें तो एफिडेविट की डेफिनेशन नहीं दी हुई है, सीपीसी में एफिडेविट कहीं नहीं बताया गया है। ठीक है, अगर एक बात ध्यान रखना, कहीं पे भी कोई डेफिनेशन नहीं दी होती, हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग जनरल क्लॉज एक्ट देखते हैं, और साइज सेक्शन 3 का सबसेक्शन 3 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट। जनरल क्लॉज एक्ट जो है वो बताता है कि एफिडेविट क्या है। हाँ, दिया हुआ है इसमें, मतलब मेरे में लिखा हुआ है। आज एक बच्चे ने कमेंट किया था कि भैया आप बैरक से कुछ देख के बोल रहे थे, और बैरक में तो मेरे तो बैरक में ऐसा कुछ दिया नहीं है। अरे भाई साहब, बैरक में आदमी बहुत सी चीज़ें पढ़ते समय राइट डाउन कर लेता है। ठीक है, जब मैंने तैयारी की थी तब कोई चीज़ नहीं मिली, हमने लिख लिया। ठीक, अब जैसे अब तो हर चीज़ मैं हर चीज़ बैरक का पढ़ने का मतलब ये थोड़े कि बैरक में छपा हुआ है, कुछ ऐसा भी होता है जो मैंने खुद राइट डाउन कर रखा है। ठीक है, नोट डाउन कर रखा है, वो मैं रीडिंग मारता हूँ। चलो, ये क्या है, सेक्शन 3 का सबसेक्शन 3 ऑफ जनरल क्लॉज एक बताता है एफिडेविट शैल इंक्लूड अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन इन द केस ऑफ पर्सन बाय लॉ अलाउड टू अफर्म और डिक्लेरेशन इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग। ठीक, क्या है, बैरक से देख लेना। ठीक है, बैरक जरूरी नहीं है कि हो ही आपके पास, इंटरनेट का ज़माना है, तुरंत गूगल पर डालो जनरल क्लॉज एक्ट डाउनलोड करो, उसका सेक्शन का सबसेक्शन 3 देखो, सेक्शन 3 में ही उसमें सारी डेफिनेशन दी हुई है जनरल क्लॉज एक्ट में। ठीक, तो वो क्या बोलता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कोई भी चीज़ अफर्म कर रहा है या डिक्लेयर कर रहा है, ठीक है, अफर्मेशन या डिक्लेरेशन कोई भी कर रहा है जो अलाउड बाय लॉ है। ठीक है, अगर कोर्ट अलाउड नहीं कर रही है तो एफिडेविट का कोई मतलब नहीं बनता। हम लोगों ने इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा था, इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर साफ साफ बोला गया है, क्या है कि एफिडेविट एविडेंस नहीं है। एफिडेविट क्या नहीं है, एविडेंस नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है अनलेस एंड अनटिल कहीं पे डायरेक्टली दिया हुआ हो कि कहाँ पे एफिडेविट अलाउड है। ठीक, तो इसके हिसाब से ऑर्डर 20 क्या हो गया, ऑर्डर 20 एक्सेप्शन हो गया जनरल रूल का। जनरल रूल क्या है, एफिडेविट एविडेंस नहीं है। एफिडेविट क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है, कि हम शपथ पत्र पे हम डिक्लेयर कर रहे हैं, अफर्म कर रहे हैं कि, लेकिन क्या बात है, मेरी नॉलेज में होना चाहिए
ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ है वो मेरी नॉलेज में होना चाहिए कि भैया ऐसी बात है। जैसे कि अभी क्या हुआ था, हमारे मित्र हैं, हमारे साथी रहते हैं, तो उनके यहाँ लड़ाई लड़ाई हो गई। लड़ाई लड़ाई में एक आध किसी के लड़ाई लड़ाई में 302 लग गई। ठीक है, तो उसमें ऐसा होता है ना, लड़ाई लड़ाई सबके नाम डाल दिए जाते हैं। ठीक है, जितने भी घर में रहते हैं और सब रिश्तेदारी में सबके नाम डाल देते हैं। तो वो तो मेरे साथ यहाँ पर रह रहा था, तो उसका 302 में नाम, उसका भी FIR हो गई। ठीक, अब क्या हुआ, वो तो यहाँ पर है और घटना कहीं और की, बहुत दूर की, मान लो कोई दिल्ली की हो। ठीक है, जब कोई भी केस चलता है तो उसके फैक्ट जो है डिस्क्लोज नहीं किए जाते। ठीक, तो कहाँ का केस है, कौन है, ये सब आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझो। ठीक, जैसे मान लो मैं इलाहाबाद में हूँ। ठीक है, मैं इलाहाबाद में हूँ, मेरे साथ कोई और भी रह रहा है। ठीक, बात है दिल्ली की घटना। अब दिल्ली में कोई इंसिडेंट हुआ, किसी की डेथ हुई 302 में, 302 में ही तो FIR होगी। FIR में इस बंदे का भी नाम है और 5-6 लोगों का नाम है, उसमें एक बंदे का, इसका भी नाम है जो मेरे साथ रह रहा है। ठीक, अब क्या हो रहा है, अब इस बंदे का नाम है तो क्या पुलिस इसे अरेस्ट कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है भाई, 302 में नाम है, तुरंत आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, आप कहीं पे भी पाए गए। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, CCTV फुटेज थी हमारे पास। ठीक, तो एक मैंने डिक्लेरेशन बनवाया, एक एफिडेविट पे मैंने लिखा कि ये बंदा उस तारीख को, जिस तारीख को घटना हुई है, मान लो 20 तारीख को हुई, तो 20 तारीख को जब घटना हुई, जो टाइमिंग हुई वो मेरे साथ था उस समय। हम लोग इलाहाबाद में थे, इलाहाबाद की दूरी दिल्ली से बहुत ज़्यादा है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों टाइम पे वो वहाँ पर हो। उसके लिए CCTV फुटेज भी हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें एफिडेविट दिखाऊँगा आपको, रखा ही हुआ है। एक मिनट, ये देखिए, ये जो है ये ऐसा एफिडेविट होता है कि नहीं? ये तो अब ऑनलाइन आने लगे 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे। ठीक है, स्टाम्प पेपर कैसे होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, जुडिशियल होते हैं, नॉन जुडिशियल होते हैं। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि नोटरी के साइन है। ठीक है, नोटरी ने अपना स्टाम्प पेपर लगा के, मतलब नोटरी ने अपने ये टिकट लगा के साइन कर दिया। जो भी कुछ मेरा स्टेटमेंट है, जो पूरी बातें हैं, वो मैंने यहाँ पर लिख दी, समझे कि नहीं? तो ये एकदम कैमरे पे नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें अपने हमने पॉइंट लिख दिए, जो भी कुछ पॉइंट है हमारे 3 4 4 5, कि भाई उस तारीख को वो हमारे साथ था, हम लोग इतने साल से साथ में रहते थे। ठीक है, इतने टाइम से साथ में रह रहे हैं, उस डेट को वो मेरे ही साथ था। तो फिर उसमें क्या होगा, मैंने एफिडेविट भेज दिया, मतलब एफिडेविट बना के, और जो वहाँ का थाना इंचार्ज हो या पुलिस अधीक्षक हो, SP साहब हो या SSP हो, जो भी कुछ हो, उनको भेज दो। ठीक, अब वो फिर IO भेजते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। ठीक, कि भाई जाओ वेरीफाई करके आओ इलाहाबाद। फिर दिल्ली से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यहाँ आया रूम पे हमारे, तो रूम पे आके क्या हुआ, फिर भी हम लोग रिस्क नहीं लेते हैं कि भाई अगर FIR है आपके नाम पे तो उसे कभी भी अरेस्ट कर लिया जा सकता है। तो उसको प्रिकॉशन के तौर पे हमने कहा तुम रूम छोड़ दो भाई। उस डेट तक की बात थी ना, कि जब इंसिडेंट हुआ तब तुम्हारे साथ थे, उसके बाद कहाँ है वो हमें थोड़े पता, उसके बाद वो कहाँ। ठीक है, तो क्या फिर उसने भाई वेरीफाई किया आके यहाँ पर कि भाई साथ में रहता था, हाँ आप लोग उस तारीख को साथ में थे, कब से साथ में रह रहे हैं, क्या करते हैं, सब बातें नोट की और अपने डायरी में, जनरल डायरी में नोट करके चला गया। तो ये क्या होता है, ये होता है एफिडेविट। अब ये क्या होता है, ये एफिडेविट अभी तो मैंने दे दिया, लेकिन इसकी कोर्ट में अभी कोई वैल्यू नहीं है। इसके बेसिस पे क्या होगा, अगर कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया तो इसके बेसिस पे जब क्रॉस एग्जामिनेशन होगा तब ये नहीं चलेगा। क्रॉस एग्जामिनेशन में इन पर्सन मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा, तब क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चलो इतना ज़्यादा मत समझो। ये जो देखो एफिडेविट क्या होता है, अब यही बात मैंने क्या बोली, जैसे ये प्ली ऑफ एलिबी का केस हो गया कि भाई सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, कि जहाँ पे वो हुआ है, कॉज हुआ है, जहाँ पर जो मर्डर हुआ है वहाँ पे वो आदमी जिसका FIR में नाम है वो है ही नहीं, है कि नहीं? तो वो कैसे हो सकता है उसमें इन्वॉल्व? लेकिन वो सब चीज़ें ट्रायल में प्रूव होती हैं, प्ली ऑफ एलिबी और ये सब। अगर आप हत्थे चढ़ गए तो फिर क्या होगा, आपको अरेस्ट तो कर ही लिया जाएगा, वो आप कोर्ट में प्रूफ करना कि आप थे कि नहीं थे। ठीक,
कहाँ थे हम लोग, हाँ सीपीसी में बात कर रहे थे। सीपीसी क्या बोलता है, सीपीसी में ऑर्डर 19 ही है कि 20 है, 20 क्यों निकला मेरे मुंह से, ऑर्डर 19, हाँ ऑर्डर 19 ये बोलता है कि अगर कोर्ट जो है, कोर्ट के पास ये पावर है कि किसी भी टाइम ड्यूरिंग द ट्रायल कभी भी वो किसी भी पार्टी से ये कह सकता है कि भाई तुम एफिडेविट में कोई भी चीज़ अगर तुम्हें देनी है तो वो एफिडेविट में दे दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि मान लो कोई केस है, ठीक है, कोई एक केस है। अब क्या होता है, जनरली मैं कोर्ट में जाके वही तो बोलूँगा, अगर मान लो मैं जो एफिडेविट में लिखा हुआ है वही जाके मैं कोर्ट में ही बोलता कि नहीं बोलता, कि मुझे मालूम है कि मुझे वही बोलना है। तो इसलिए ही कोर्ट इसी का जो टाइम यूटिलाइज करने के लिए ऑर्डर 19 जो है कोर्ट के पावर देती है कि कोई भी विटनेसेस हैं, कोई भी चीज़ है, विटनेसेस हैं या पार्टी है, कुछ भी अगर अपनी अपनी बात बोलनी चाहती है ना, तो वो पॉइंट में एफिडेविट में लिख के भेज दे, ठीक, एफिडेविट में लिख देगा और एफिडेविट में नीचे वो साइन कर दे, ठीक। अब क्या हुआ, मान लो कोई विटनेस है, ठीक है, कोई विटनेस जैसे मैं हूँ, मान लो ये क्रिमिनल केस नहीं सिविल केस होता सीपीसी में, मैं विटनेस हूँ, मुझे कोई बात बोलनी है तो मैं पूरी बात अपनी लिख दिया, ठीक। जैसे एग्जामिनेशन इन चीफ में मैं अपनी पूरी बात बोलता, भाई साहब एविडेंस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, उसमें 3 चीज़ें होती है, एग्जामिनेशन चीफ होता है, एग्जामिनेशन चीफ कौन होता है, जैसे ही जो पार्टी उसे कॉल करती है विटनेस को, तो वो कॉल करके जो पार्टी अपने आप ही सारे फैक्ट बताती है, तो उसको एग्जाम जो फैक्ट एंड इशू होते हैं उसी पर रिलेटेड अपनी पूरी बात बताती है, उसको एग्जामिनेशन चीफ बोलते हैं। यहाँ पर फैक्ट एंड इशू क्या है कि वो क्या तुम्हारे साथ था उस दिन, हाँ भाई वो मेरे साथ था, कब से साथ में रह रहे हो, ये अपने आप सब बातें हम बताएंगे कि माय लॉर्ड उस दिन जिस दिन इंसिडेंट हुआ था वो आदमी मेरे साथ था, हम लोग पिछले 5 साल से साथ में रह रहे हैं, हमने उस दिन साथ में ही खाना खाया था, वो साथ में ही हम लोग रात में सोए थे, ठीक है। तो ये सब बातें मैंने बोल दी, यही बात मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। तो यही एफिडेविट क्या होता है, अगर कोर्ट द्वारा एफिडेविट अलाउड होता है तो आप एफिडेविट लिख के दे दो, और वही चीज़ें बाद में अगर पार्टी चाहेगी वही चीज़ कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगी, ठीक। लेकिन अपोजिट पार्टी अगर चाहेगी क्रॉस एग्जामिनेशन करना तो ये एफिडेविट काम नहीं करेगा, तो क्या करेगा, तो इन पर्सन आपको जाना पड़ेगा, इन पर्सन खुद ही आप कोर्ट में जब जाओगे फिर आपका क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, ठीक। लेकिन अगर पार्टी अपोजिट पार्टी ये चाहेगी इसी एफिडेविट का रिप्लाई भी कर सकती है, ठीक है, उसने एफिडेविट जो मैंने एफिडेविट दिया उसी का रिप्लाई भी कर सकती है अपोजिट पार्टी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। क्या समझो, पहली बात ये दिमाग में रखो कि एफिडेविट क्या है, शपथ पत्र होता है, सीधी बात, कि हमें कोई बात मालूम है और हम उसको लिख के हम लिखित तौर पे दे रहे हैं कि ये बात हमें मालूम है, हम लिखित तौर पे दे रहे हैं। वो विटनेस भी बोल सकता है, वो पार्टी भी बोल सकती है, कोई भी बोल सकता है, शपथ पत्र तो कोई भी दे सकता है, ठीक। समझ में आई बात कि नहीं, पूछा इसमें से कुछ भी नहीं जाता है, बस जनरल नॉलेज के लिए बातें हैं। अब क्या होता है, अगर सिविल केस में है तो इसमें वेरीफाई, जैसे उसमें नोटरी ने वेरीफाई किया था अभी जो हमने आपको बताया, अगर सिविल केस है तो उसमें वेरीफाई किसके द्वारा होता है, वेरीफाई या तो मजिस्ट्रेट द्वारा या अदर ऑफिसर द्वारा। अदर ऑफिसर में ये ओथ ऑफिसर होता है, ठीक है, ओथ ऑफिसर होता है जो वेरीफाई करता है, ठीक। और कोई केस होगा अदर देन सीपीसी के अलावा तो वो किसके, नोटरी द्वारा या जिसे भी हाई कोर्ट ने ऑथराइज किया हो, हाई कोर्ट ने ऑथराइज किया हो, ठीक है, जनरली नोटरी द्वारा होता है। चलो, और उसमें कुछ है जानने वाली बात, पढ़ो अभी सब समझ में आ जाएगा इसमें। पावर टू ऑर्डर एनी पॉइंट टू बी प्रूव बाई एफिडेविट, ठीक है, कि भाई कोर्ट के पास पावर है, इसमें पावर की बात कोर्ट की है कि कोर्ट के पावर है कि कोई भी पॉइंट को एफिडेविट द्वारा प्रूफ किया जा सकता है। एनी कोर्ट में एनी टाइम फॉर सफिशिएंट रीजन ऑर्डर दैट द एनी पर्टिकुलर फैक्ट और फैक्ट मे बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट और दैट द एफिडेविट ऑफ एनी विटनेस मे बी रीड एट द हियरिंग ऑन सच कंडीशन एज द कोर्ट थिंक्स रीजनेबल, provided that where it appears to the court that either party bona fide desire the production of witness for cross-examination and that such witness can be produced, an order shall not be made authorizing the evidence of such witness given by affidavit, ठीक है। एक्चुअली में क्या काम हो रहा है, ये एफिडेविट एविडेंस नहीं है, लेकिन ये काम तो एविडेंस का ही कर रहा है वहाँ पर जाके, है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जनरल रूल क्या है, ये एविडेंस नहीं है, लेकिन कोर्ट अगर अलाउड करता है तो वो एज एविडेंस काम करेगा, है कि नहीं।
अरे भाई मैं जो बात वहाँ, वो कोर्ट भी ये बात समझ रही है कि मैं भाई उसी के फेवर में ही तो बोलने जा रहा हूँ वहाँ पे, तो क्यों ना लिखित में ही ले लो, अगर उससे काम चल जाए। अगर अपोजिट पार्टी क्रॉस एग्जामिनेशन करवाना चाहेगी तो हमें खुद कॉल करा जाएगा, तब का तब देखा जाएगा, है कि नहीं। पावर टू ऑर्डर अटेंडेंस ऑफ डिपोनेंट फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन, रूल 2 देखो यहाँ पर दिया हुआ है। रूल 2 क्या बोलता है, ऑर्डर 19 पढ़ रहे हैं यार हम लोग, एफिडेविट। Upon any application, evidence may be given by affidavit, but the court may, at any instance of either party, order the attendance of cross-examination of the deponent. Such attendance shall be in court unless the deponent is exempted from personal appearance in court or the court otherwise direct. Matter to which affidavit shall be confined. अब ये देखो किस पीस या एफिडेविट में कुछ भी थोड़े लिखोगे यार, हैं, कुछ भी थोड़े लिखोगे। इसमें ये बताओ मैटर क्या क्या रहेगा। मैटर जो फैक्ट एंड इशू है, ठीक है, और जो एफिडेविट दे रहा है उसकी जो पर्सनल नॉलेज में हो वही चीज़ आप दे सकते हो। उसके अगर इंटरलोकेटरी ऑर्डर है तो उसमें और भी चीज़ें भी, समझे कि नहीं, और भी चीज़ें डाल सकते हो, लेकिन इन जनरल आप वही तो चीज़ है जो आपकी नॉलेज में हो, है कि नहीं। नॉलेज में नहीं है, ऐसे ही थोड़े कि हम मान लो वो मेरे साथ नहीं होता तो मेरे नॉलेज में नहीं है तो फिर थोड़े नाम डाल सकते थे कि भाई नहीं इसने नहीं किया होगा, माय लॉर्ड मैं डैम श्योर हूँ कि इसने मर्डर नहीं किया होगा, ऐसा थोड़े कर सकते हैं। एफिडेविट शैल बी कन्फाइंड टू सच फैक्ट एज द डिपोनेंट इज एबल ऑफ हिज ओन नॉलेज टू प्रूव, except on interlocutory application on which such a statement of his belief may be admitted provided that the grounds thereof are stated. The cost of every affidavit shall, ये तो बेकार चीज़ है, ठीक है। ये तीन रूल है इसमें। जनरल रूल क्या होता है दोस्त, अरे यार एविडेंस आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा एविडेंस। एविडेंस में क्या होता है कि कोई भी एविडेंस होता है वो कैसा होता है, आपको डायरेक्ट ओरली देना होता है कोर्ट में जाके, ठीक, ओरल एविडेंस देना होता है कोर्ट में। जब मुझे कोई बात मालूम है तो मुझे कोर्ट में जाके ओरल एविडेंस ही देना पड़ेगा, ठीक। तो अब एफिडेविट अलाउड नहीं होता, लेकिन इसका एक्सेप्शन है ऑर्डर 21 और ऑर्डर 19। ऑर्डर 19 इसका एक्सेप्शन है, इसमें कोर्ट को पावर दिया हुआ है क्योंकि कोर्ट टाइम बचाने के लिए काम करती है कि भाई ऐसा है मुझे पता है विटनेस कितने हैं, P1 नहीं W1 W2 प्लेंटिव विटनेस को PW1 PW2 PW3, तो इतने सबको बुलाओगे, सबके एफिडेविट से ले लो, ठीक है। बाद में जिसको ज़रूरत पड़ेगी उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कोर्ट में करवा लेंगे, है कि नहीं, बस इतनी सी बात होती है। उसके अलावा भी एफिडेविट बहुत सारे कामों में काम आता है कि नहीं, जैसे कि अरे वही यार 10 रुपये के पेपर पे, वो 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर होता है, और क्या होता है जुडिशियल कौन से होते हैं, नॉन जुडिशियल स्टाम्प होता है ये, जिस पे एफिडेविट लिखे जाते हैं। जुडिशियल कौन से होते हैं, जुडिशियल वो होते हैं, ये सब स्टाम्प एक्ट हम लोग पढ़ेंगे कभी, उसमें आएगा। यहाँ पर इसका कोई काम नहीं। जुडिशियल वो होते हैं जैसे कोर्ट वोट फीस सबमिट करने के लिए जो स्टिकर चिपकाए जाते हैं, वही सब जुडिशियल स्टैम्प होते हैं। अभी इसकी कोई हेडेक ना लो फालतू में। अगर एफिडेविट अगर मैं गलत लिखता हूँ, ठीक है, अगर मान लो कि मैं ऐसे ही फर्जी में एफिडेविट लिख के दे रहा हूँ, गलत एफिडेविट लिखने से आईपीसी की सेक्शन 191 में पनिशमेंट है, ठीक है, झूठा एफिडेविट देने की, कोई भी झूठा स्टेटमेंट देने की कोर्ट में, ठीक। चलो टेंशन मत लो, इसमें से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जनरल नॉलेज के लिए चाहिए होता है। ऑर्डर 20 जजमेंट एंड डिक्री, यार 2 पार्ट में कर लेते हैं यार, रिकॉर्ड करते हैं, अभी बहुत दिनों से रिकॉर्ड किया नहीं तो इतनी एनर्जी आ नहीं रही। 10 मिनट का रेस्ट करके फिर डालते हैं, ठीक है।